अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो से हम 9th क्लास के लिए बायोलॉजी का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये कोर्स बहुत ख़ास और इम्पॉर्टेंट है। ख़ास होने की वजह यह है कि ये कोर्स मैंने पाकिस्तान के सभी बोर्ड्स के लिए डिज़ाइन किया है। यानी अगर आप केपी के बोर्ड से हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं या फेडरल से हैं, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। और जब ये कोर्स एंड हो जाएगा, एंड पर इस कोर्स के नोट्स भी अवेलेबल होंगे। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि याद रखिए, बायोलॉजी हो या जितनी भी साइंसेज की फील्ड्स हैं, इनकी जो बेस बनती है वो 9th और 10th क्लास के अंदर बनती है। सो अगर आपने 9th और 10th को अच्छे से पढ़ लिया, आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। सो इस कोर्स के अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि हर एक टर्मिनोलॉजी, हर एक चीज़ को ओपन करके उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको समझाया जाए। सो शुरू में हो सकता है आपको ये भी लगे कि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट इसका डेफिनेटली आपको बाद में बहुत फ़ायदा होगा और उससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, मेरी कोशिश ये होगी कि एक जो चैप्टर है उसे एक ही वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जाए। सो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा और आप आसानी से उसे देख सकते हैं। लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश होगी कि उस वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिएगा, लाइव देखिएगा, क्योंकि जब आप डाउनलोड करके देखते हैं तो वॉच आवर कम हो जाते हैं। सो रैंकिंग वीडियो के नीचे चली जाती है। सो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप भी मेरी इतनी बात ज़रूर सुनेंगे। सो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर हम बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी है क्या चीज़, इसमें क्या स्टडी किया जाता है। फिर इसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उन्हें स्टडी किया जाएगा। फिर आप बायोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स में अपना कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी का जो वर्ड है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है और ये ग्रीक वर्ड है। या आगे आप देखते जाएंगे कि ज़्यादातर जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ग्रीक और लैटिन से ही ओरिजिनेट हुई हैं। सो ओरिजिनेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी को हम एटिमोलॉजी बोलते हैं। सो एटिमोलॉजी एक टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि ये जो वर्ड है किसी भी टर्म का, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से निकला है। सो बायोलॉजी की एटिमोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी का वर्ड कहाँ से आया, कौन सी लैंग्वेज से आया और उसका मतलब क्या बनता है, ये सारी चीज़ एटिमोलॉजी कहलाती है। ठीक है। सो बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है जिसमें बायो जो है ये बायोस से निकला है। यानी ग्रीक में बायोस का जो वर्ड है उसका मतलब होता है लाइफ, और लॉजी जो है वो लोगोस से निकला है जिसका मतलब होता है रीजनिंग या स्टडी। सो डेफिनेटली आपको टर्मिनोलॉजी का मतलब समझने से ही उसकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है। सो अगर हम ज़्यादा डिटेल में समझें तो हम स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। सो ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है बायोलॉजी की, क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारे पास बायोलॉजी आ जाती है। ओके, सो मैंने आपको बताया बायोलॉजी का जो वर्ड है ये दो छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सो ये जो छोटे वर्ड्स होते हैं जो पहले या बाद में लगते हैं, इन्हें प्रीफिक्स या सफिक्स कहा जाता है। यानी जो वर्ड पहले आता है किसी चीज़ के उसे प्रीफिक्स कहा जाता है, जो बाद में आता है उसे सफिक्स कहा जाता है। और ये प्रीफिक्स और सफिक्स अगर आपको समझने आ जाएं तो आप बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन खुद ही बना सकते हैं। जैसा कि अगर आपको बायो का मतलब पता हो जो कि एक प्रीफिक्स है, उसका मतलब पता हो लाइफ, और लॉजी में लोगोस का मतलब पता हो स्टडी या रीजनिंग, तो डेफिनेटली आप बायोलॉजी की डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में आपको ग्रीक और लैटिन की भी बता देता हूँ। बायोलॉजी या और भी साइंसेस जो हैं वहाँ पर ओरिजिन ऑफ टर्मिनोलॉजीज आपको ग्रीक और लैटिन के अंदर मिलेगा। सो ग्रीक और लैटिन के अंदर क्यों मिलेगा कि जो अर्लियर स्कॉलर्स थे, अर्लीस्ट स्कॉलर्स थे जिन्होंने बायोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी किया, वो बेसिकली ग्रीक रीजन के अंदर रहते थे, वो ग्रीक स्कॉलर थे, और लैटिन रीजन के अंदर रहते थे, लैटिन स्कॉलर्स थे। सो डेफिनेटली जब कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है उसे स्टडी किया जाता है। सो जिस लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो उस चीज़ को स्टडी करते हैं तो वो अपनी लैंग्वेज के अंदर उस चीज़ को बयान करते हैं। सो यहाँ पर ग्रीक और लैटिन ज़्यादा
तरक्की याफ्ता थे उस टाइम पे, ज़्यादा ये फिनोमेनस डिस्कवर होते जा रहे थे, वो नई नई रिसर्चेस करते जा रहे थे, इसलिए ये अपनी लैंग्वेज के अंदर उस टर्मिनोलॉजी को निकाल के आते थे, फिर दुनिया इनको फॉलो करती थी, फिर आगे इन्हीं की लैंग्वेज के अंदर जो टर्मिनोलॉजी, जो वर्ड यूज़ होता था उसे फिर आगे वो डेफिनेटली वो एलोंगेट होता गया और आगे यूज़ होता गया। ठीक है, सो ग्रीक और लैटिन की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ग्रीक जो है ये आज का जो ग्रीस का एरिया है ना, ग्रीस जिसे बोलते हैं, यूनान भी हम कह सकते हैं, और ये तुर्की के पास में मौजूद है। सो ये बेसिकली ग्रीस में चेंज हो चुका है, ये ग्रीक वाला रीजन है, और यहाँ पर यूनानी अभी भी बोली जाती है। और जो लैटिन है ये इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं, जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना और बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। आई एम श्योर आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे अपने दौर में, और ज़्यादा डिस्कवरीज कर रहे थे चीज़ों की, और इसी वजह से चीज़ों टर्मिनोलॉजीज़ को जो नाम थे वो इन्हीं की लैंग्वेज के बेस के ऊपर थे। सो ये थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी ग्रीक और लैटिन की। और यहाँ पर एक और फ़ायदा ये है कि लैटिन और ग्रीक जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव भी हैं, यानी ये जिस चीज़ को डिस्कवर करते थे या स्टडी करते थे उसका नाम ऐसा रखते थे कि वो अपने आप में ही एक उसकी डेफिनेशन भी होती थी। सो डिस्क्रिप्टिव नेचर हम कह सकते हैं, एक्यूरेसी होती थी। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे होमोसेपियन का जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें होमो का मतलब होता है मैन और सेपियन का मतलब होता है वाइज। सो इस वर्ड को पढ़ के हमें समझ आ जाती है कि ह्यूमंस की बात हो रही है, क्योंकि हम एक वाइज हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो समझते हैं चीज़ों को। सो आप देख पा रहे हैं कि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से उस फिनोमेना को एक्यूरेट तरीके से डिस्क्राइब कर देते थे अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर। सो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। ओके, अब हम बायोलॉजी की ज़रा डिटेल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो आनी चाहिए आप सबको। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी साइंटिफिक स्टडी है, साइंस की बेस पर हम चीज़ों को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सोनॉमी। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, फंक्शन, ग्रोथ, एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सोनॉमी, ये सारी चीज़ें बायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। तो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं कि कोई चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, उसका बिल्टअप क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी को देख लें तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ये डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज होकर इन्होंने एक शेप बनाई है। सो ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसकी स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करेंगे तो हर एक ऑर्गन को स्टडी करेंगे, बोन को स्टडी करेंगे, मसल्स को, टिश्यूज़ को, हर एक चीज़ को बारी बारी स्टडी करेंगे। तो इस स्टडी को हम बोल सकते हैं कि हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, फंक्शन को स्टडी करते हैं। इसका तो मतलब आपको पता ही होगा, जैसे ह्यूमन हार्ट है, उसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो ये हम किसी चीज़ का, किसी ऑर्गन का फंक्शन स्टडी कर रहे हैं। सो ये भी बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन भी हम स्टडी करते हैं। ग्रोथ को हम स्टडी करते हैं, यानी कोई चीज़ कैसे साइज में इंक्रीज हो रही है, उसमें डेवलपमेंटल चेंजेस क्या आ रही हैं, ये सारी चीज़ें ग्रोथ में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई छोटा सा बीज आप ज़मीन में उगाते हो, उससे पूरा दरख्त बनता है, तो ये क्या हुआ? उस बीज से ग्रोथ हुई है एक टॉल ट्री की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। एवोल्यूशन आ जाता है बायोलॉजी के अंदर, हम एवोल्यूशन भी स्टडी करते हैं, यानी वक्त के साथ, बहुत लंबे वक्त के साथ जो ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आती हैं, जैसा कि डायनासोर से बर्ड्स का बनना ग्रेजुअली चेंज हुई है, तो ये चीज़ें भी बायोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जाता है, जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं कि अलग अलग स्पेसेस में चीज़ें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पड़े हैं। फॉर एग्जांपल, पोलर बियर जो हैं वो पोल्स पर मौजूद है, ठीक है, यानी आर्कटिक रीजन के अंदर हैं, बर्फानी एरिया में वो मौजूद होते हैं। और वो वहाँ पर क्यों मौजूद होते हैं, उनकी स्किन के अंदर या उनकी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चेंजेस हैं वो उधर मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें भी बायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। सो इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और टेक्सोनॉमी को भी स्टडी किया जाता है। टेक्सोनॉमी बोलते हैं क्लासिफिकेशन या नेमिंग, ये सारी चीज़ें टेक्सोनॉमी में आ जाती हैं, यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो कौन से जीनस से, कौन सी स्पीशी में, कौन सी फैमिली,
किंगडम से ताल्लुक रखता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नेमिंग दी जाती है उसे, डेफिनेटली उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। सो बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सोनॉमी। होपफुली इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और ये डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती तो सबसे सिंपल तो आपको आती ही होगी, स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्लियर हो गया? ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं। डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। याद रखिए बायोलॉजी की 3 डिविजन्स हैं, मेन डिविजन्स जिन्हें हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 3 बड़ी ब्रांचेस हैं, फिर छोटी छोटी ब्रांचेस और भी ज्यादा हैं, बड़ी ब्रांचेस को हम डिविजन्स कह सकते हैं। सो 3 डिविजन्स हैं जिसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है। यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें आप बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं, जो कि बायोलॉजी की एक डिवीजन है या ब्रांच, मेजर ब्रांच हम कह सकते हैं। और जितने भी जो एनिमल्स हैं उन्हें हम ज़ूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, उन्हें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। ये 3 मेजर ब्रांचेस या डिविजन्स होती हैं बायोलॉजी की। सो बॉटनी का वर्ड भी एक ग्रीक वर्ड है जो बुटाइन से निकला है और इसका मतलब होता है प्लांट या हर्ब। सो बॉटनी में क्या है, आपको एटिमोलॉजी अगर इसकी आती है, इस वर्ड को अगर आप समझते हैं कि इसका मतलब है प्लांट, तो स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। और ज़ूलॉजी में जो जू है ना, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है जोन या जून, ठीक है। जून का मतलब होता है एनिमल। सो लॉगी जो लगा हुआ है, लॉजी, ये लोगोस से निकला है। सो स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी, ठीक है। फिर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में 3 वर्ड्स हैं। माइक्रो जो है ये ग्रीक वर्ड है, MIKROS, माइक्रोस से निकला है, इसका मतलब होता है स्मॉल। बायोलॉजी स्मॉल लाइफ की स्टडी, ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप अपनी जो नेकेड आई है, आम आंख है, इससे नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। क्लियर हो गया? सो ये 3 मेजर डिविजन्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स और सफिक्स, तो अगर हम ज़ूलॉजी के अंदर प्रीफिक्स को देखें तो ZOO जू जो है ये प्रीफिक्स है, जिसका मतलब है एनिमल, और जू आपने देखा भी हुआ जिसमें बहुत सारे एनिमल्स वगैरह होते हैं। और लॉजी जो है ये लॉगस से निकला है, ये क्या है, सफिक्स है, जिसका मतलब होता है स्टडी। सो इस तरीके से आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। सो प्रीफिक्स, सफिक्स, उनका मतलब क्या है, उससे डेफिनेशन कैसे निकालनी है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्लियर हो गया? सो ये 3 डिविजन्स थी बायोलॉजी की जो हमने स्टडी कर ली। अब हम ब्रांचेस की तरफ चलते हैं, यानी जो स्मॉलर डिविजन्स हैं या ब्रांचेस हम कह सकते हैं बायोलॉजी की। बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, जो ब्रांचेस आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं वो हम स्टडी करेंगे। सो मॉर्फोलॉजी एक ब्रांच है जिसे स्टडी किया जाता है। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या है, इसकी एटिमोलॉजी देख लेते हैं, यानी इसकी टर्मिनोलॉजी के जो वर्डिंग है उन्हें देखते हैं कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। मॉर्फ का जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, और मॉर्फ का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में फॉर्म या शेप, और लॉजी लोगस से निकला है, इसका मतलब यह है कि स्टडी ऑफ फॉर्म एंड शेप इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब फॉर्म एंड शेप क्या है, यानी किसी भी चीज़ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, फॉर्म क्या होता है, उसकी 3D पिक्चर हम कह सकते हैं, ठीक है, उसको स्टडी करना मॉर्फोलॉजी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपको हैंड नज़र आ रहा है, ठीक है, इसे बिल्कुल सामने ऐसे में रखता हूं तो आपको ये 2D फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो ये इसकी शेप है। फॉर्म क्या होती है, इसको जब 3D देखते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं, नीचे से भी देख सकते हैं, हर जगह से आप देख सकते हैं। सो मॉर्फोलॉजी में हम किसी स्ट्रक्चर को हर एंगल से देख रहे होते हैं और उसे स्टडी कर रहे होते हैं, इसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। सो मॉर्फोलॉजी को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की या ऑर्गन की, किसी भी चीज की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी होता है। ओके, नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी का जो वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है, एनाटोम, ठीक है। एनाटोम का मतलब होता है डाइसेक्शन। सो एनाटॉमी का वर्ड कहां से निकला है, डाइसेक्शन से, एनाटोम से निकला है, जिसका मतलब होता है डाइसेक्शन। डाइसेक्शन क्या होता है, अब ये मेरा हाथ है, इसकी एग्जांपल हमने मॉर्फोलॉजी में स्टडी की थी। सो जब मैं इस हाथ को यहां से काट देता हूं तो ये मैं बेसिकली डाइसेक्ट कर रहा हूं इसको, ठीक है, काट रहा हूं। डाइसेक्शन बोलते हैं किसी चीज को काट के ओपन करके देखना। तो जब मैं काटता हूं तो इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, बोन होगी, आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगी, टिश्यूज होंगे, लेयर्स होंगी स्किन की, ये सारी चीजें क्या हैं, इनकी जब हम स्टडी करेंगे तो इसे हम एनाटॉमी बोलेंगे।
सो बेसिकली एनाटॉमी क्या है, डायसेक्शन करने के बाद चीज़ों को इंटरनली स्टडी करना एनाटॉमी में आ जाता है, ठीक है। सो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय डायसेक्टिंग इट, ठीक है, ये आ गई एनाटॉमी। सो दो ब्रांचेज हमने स्टडी कर ली, तीसरी हम स्टडी करते हैं, ये ब्रांच हम एंड पे स्टडी करेंगे क्योंकि ये एंड पर है। ओके, तीसरी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का जो वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड है, हिस्टोस से निकला है। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू, तो लॉजी लगा हुआ है तो आपको समझ आ चुकी होगी कि स्टडी ऑफ टिश्यू आ गया। और स्टडी ऑफ टिश्यू, हम टिश्यू जाहिर बात है हम जब उनकी स्टडी करते हैं तो ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं ताकि हमें एक एक सेल भी नज़र आ रहा हो, और जो कि हमें पता है कि सेल इंडिविजुअली हम अपनी आम आंख से नहीं देख पाते। सो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है। आपको पता होगा सेल्स बहुत सारे जब आपस में मिलते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसे हम टिश्यू बोलते हैं, जो आगे हम ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड से निकला है, फाइसिस से, या फिसिस भी हम इसे कह सकते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नेचर और ओरिजिन, ठीक है। सो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ नेचुरल फंक्शन, लॉजी लगा हुआ तो स्टडी आ गया। सो स्टडी ऑफ नेचुरल फंक्शन, सो अगर हम बहुत सिंपली इसे डिफाइन करें तो स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, या किसी भी चीज़ के फंक्शन को स्टडी करना हम कह सकते हैं, उसे हम फिजियोलॉजी में लेकर आएंगे। जैसे हमारा हार्ट कोई काम कर रहा है तो उसका एक स्पेशल फंक्शन है ब्लड को पंप करना, तो ब्लड को पंप कैसे करता है, क्यों करता है, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये स्टडी ऑफ नेचुरल फंक्शन, यानी किसी चीज़ का जो नेचुरल फंक्शन है वो क्या है, उसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का जो वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड है, एम्ब्रियन से निकला है। एम्ब्रियन का मतलब होता है अनबॉर्न। सो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ अनबॉर्न बेबी, ठीक है। अनबॉर्न बेबी कहाँ पर होता है, माँ के पेट के अंदर होता है। सो जब बेबी माँ के पेट के अंदर है तो उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो हम उसके लिए एम्ब्रियोलॉजी का वर्ड यूज करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है। सो अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं, स्पेसिफिक डेफिनेशन करें तो हम बोलेंगे स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू फीटस स्टेज। ये चीज़ें आप आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे, यानी कि एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो कैसे बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है फिर उसके बाद तकरीबन 8 वीक तक एम्ब्रियो होता है, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद वो बेबी फीटस स्टेज में चला जाता है, और अंटिल बर्थ, जब तक बर्थ नहीं होती बेबी की तब तक वो फीटस स्टेज चलती है। सो फीटस स्टेज और एम्ब्रियो स्टेज, इन दोनों स्टेजेस को स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी भी ग्रीक वर्ड से निकला है, टेक्सिस से। टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और ऑर्डर, और इसका जो दूसरा सफिक्स है वो नोमी है, नोमोस से निकला है, जिसका मतलब होता है लॉ और मेथड। सो आप समझ चुके होंगे कि मेथड ऑफ अरेंजमेंट, मेथड ऑफ मेकिंग समथिंग इन ऑर्डर, ठीक है, किस चीज़ों को अरेंज करना, ठीक है, किसी मेथड के थ्रू, तो इसे हम कह सकते हैं टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी में क्या होगा, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में अरेंज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, फिर उनकी नेमिंग भी की जाएगी और उन्हें अरेंजमेंट में रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस बीइंग को देखें, होमो सेपियंस है, हम स्पीशीज़ है, फिर इसके ऊपर लेवल जीनस आता है, फिर फैमिली आता है, ऑर्डर आता है, फिर इसी तरीके से करते करते किंगडम तक हम जाते हैं। सो ये अरेंजमेंट आ जाती है, हायरार्की हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, सेल बायोलॉजी, जिसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, साइटो का मतलब भी सेल होता है, और सेल बायोलॉजी, हम सेल का जो वर्ड है उसे समझते हैं, वो लैटिन वर्ड है, सेल्ला से निकला है, और सेल्ला का मतलब होता है स्मॉल रूम और कंपार्टमेंट। सो सेल क्या होता है, बेसिकली एक स्मॉल रूम होता है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो सेल बायोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि जो लिविंग सेल है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज कैसे काम कर रहे हैं। सो सेल के बारे में कंप्लीट स्टडी को हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी ब्रांच को हम स्टडी करते हैं। पैलियोंटोलॉजी का जो वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है, पेलियोस या पेलायोस बोलते हैं। इसका मतलब होता है एंशियंट, यानी पुराना, कदीम। और ऑन्टो जो है ये ऑन्टोस से निकला है, जिसका मतलब होता है बीइंग्स,
ठीक है। सो एंशियंट बीइंग्स इसका मतलब ये है कि जो एंशियंट फॉसिल्स वगैरह हैं उनकी स्टडी को पैलियंटोलॉजी में स्टडी किया जाता है। सो पैलियंटोलॉजी में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। किधर चला गया ये, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है उसके बाद उसकी जो हड्डियां बच चुकी हैं वो उसे हम कहते हैं डेड रिमेन्स, यानी कोई चीज़ मर चुकी है उसके बाद उसकी जो रिमेन्स हैं बाकियात है उन्हें डेड रिमेन्स बोलते हैं और उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है। सो फॉसिल्स क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो फॉसिल्स को स्टडी करना बेसिकली क्या है, पैलियोंटोलॉजी होता है। ओके, नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकला है इम्यूनिस, और इम्यूनिस का मतलब होता है प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड डेफिनेटली आपको पता है कि इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट जर्म्स। सो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। सो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, कैसे ये हमें बीमारियों से बचाता है और ये कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें इम्यूनोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है कि कोई मीजल्स बीमारी है, खसरा जिसे हम कहते हैं, ये कैसे आउटब्रेक हुई, इससे कैसे बचा जाता है, इम्यून सिस्टम का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें इम्यूनोलॉजी में स्टडी की जाती हैं और इसमें वैक्सीन डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का जो वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड एंटोमोन से निकला है और एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट, जो सेगमेंटेड बॉडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, अगर आप हनी बी को देख लें तो उसकी बॉडी में गोल गोल रिंग्स से मौजूद होते हैं, उन्हें सेगमेंट्स कहा जाता है। सो सेगमेंटेड बॉडी ऑफ इंसेक्ट को एंटोमोन कहा जाता है। सो ओलॉजी लॉजी लगा हुआ है, लोगोस से निकला है। सो स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। सो एंटोमोलॉजी के अंदर इंसेक्ट को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हनी बीज जो हैं वो कैसे क्लस्टर में रहती हैं और इनका पॉलिनेशन के अंदर क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें एंटोमोलॉजी के अंदर स्टडी की जाएंगी। ठीक है, हर एक इंसेक्ट से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का वर्ड ग्रीक वर्ड जेनेसिस से निकला है। जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, यानी कोई चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ओरिजिन क्या है। ठीक है, और वो आगे कैसे चल रही है, ओरिजिन के बाद उसके अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं। सो जेनेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। फॉर एग्जांपल जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, उनके अंदर कुछ खासियत ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स से मिलती जुलती हैं। जैसे आप किसी भी पेरेंट्स के बच्चों को देखेंगे, आप पहचान जाएंगे कि ये फलां के बच्चे होंगे। ठीक है, ओके। इसके अलावा वो डिफरेंट भी होते हैं, डेफिनेटली उनके अंदर कुछ वेरिएशंस भी होती हैं। सो जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो हेरिडिटी में स्टडी की जाती हैं और जो उनके अंदर चेंजेस होती हैं वो अलग भी होते हैं पेरेंट्स से, वो वेरिएशन में आ जाती हैं। सो हेरिडिटी एंड वेरिएशन का मिलाप करके हम कह सकते हैं जेनेटिक्स की स्टडी बनती है। ओके, नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में बायो का मतलब भी हमें पता है, लोगोस का मतलब भी हमें पता है, टेक का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, टेक्नी से निकला है। टेक्नी का मतलब होता है स्किल या क्राफ्ट। सो बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है अपने बेनिफिट के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है। सो इस फील्ड को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, हमारी भलाई के लिए उसे यूज किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे जो दही है ना, दही की जो प्रोडक्शन है ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती है, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए, और दही फ़ायदेमंद हो जाता है। इसके अलावा जो ब्रेड की फार्मेशन है उसमें यीस्ट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कन्वर्ट करता है उसे, मतलब उसमें बबल्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से ब्रेड फूल जाती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम वेलफेयर के लिए कैसे वैक्सीनेशन, इंसुलिन की प्रोडक्शन हम कह सकते हैं, ये एग्जांपल आ गए। सो जहाँ जहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाएगा अपने बेनिफिट के लिए, वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में जो एनवायरमेंटल का वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकला है एनवायरनर। ठीक है, एनवायरनर का मतलब होता है सराउंड्स। सो ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो सराउंड मतलब बनता है एनवायरनर का, सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है उसे हम कह सकते हैं। सो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है, हम इर्द गिर्द के माहौल को स्टडी करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके साथ हमारा इंटरेक्शन क्या है, इसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो वाटर पोल्यूशन है,
ठीक है, उसका मेरीन लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, यानी मेरीन जो समुद्री मछलियां वगैरह हैं या उसमें और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पर पोल्यूशन का क्या असर हो रहा है, ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी की जाएंगी। नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी ब्रांच के अंदर पैरासाइट्स और होस्ट को स्टडी किया जाता है। अब पैरासाइट क्या होता है पहले समझ लेते हैं। ये ग्रीक वर्ड पैरासाइटोस से निकला है जिसका मतलब होता है हु ईट्स एट अनदर टेबल, यानी कोई शख्स किसी दूसरे के टेबल से खाना खा रहा है, उसे हम पैरासाइटोस बोलेंगे ग्रीक के अंदर। और पैरासाइटोलॉजी में क्या होता है, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं और उनसे अपनी खुराक लेते हैं, बदले में उन्हें नुकसान भी देते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट्स कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनसे वो खुराक लेते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। सर में जो जुएँ होती हैं, और जुएँ जो हैं वो पैरासाइट हैं और ह्यूमंस क्या हैं, होस्ट हैं। जुएँ क्या कर रही हैं, ह्यूमन से खून ले रही हैं, ह्यूमंस के सर से खून ले रही हैं और अपनी ग्रोथ कर रही हैं, नंबरिंग इंक्रीज कर रही हैं और बदले में ह्यूमंस को नुकसान भी दे रही हैं। ठीक है, तो ये आ गया पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप। सो पैरासाइटोलॉजी के अंदर पैरासाइट और होस्ट के रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, और कौन कौन से पैरासाइट्स होते हैं और फिर होस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं। एक और एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम क्या है, मॉस्किटो के अंदर मौजूद होता है, मॉस्किटो को भी इन्फेक्ट करता है, पैरासाइट का रोल प्ले करता है वहाँ से, और फिर मॉस्किटो के जरिए ह्यूमंस के अंदर भी एंटर होता है और मलेरिया भी काज करता है। सो ये सारी चीज़ें पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट ब्रांच है सोशियोबियोलॉजी। सोशियोबियोलॉजी में जो सोशियो का वर्ड है ये लैटिन वर्ड सोशियस से निकला है, जिसका मतलब होता है कंपेनियन या सोसाइटी। कंपेनियन यानी कि जानशीन, किसी का हेल्पर हम कह सकते हैं। ठीक है, सो सोशियोबियोलॉजी में क्या होता है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्पिंग नेचर को स्टडी करते हैं। इसे अल्ट्रुइज्म भी कहा जाता है। अल्ट्रुइज्म का मतलब ये होता है कि अपनी फिक्र किए बगैर दूसरों की केयर करना। इसमें एग्जांपल आ जाती है, ये आंट्स आ जाती हैं, चिंटियाँ आ जाती हैं, आपने देखा होगा वो एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं। हनी बीज आ जाती हैं, ग्रुप में काम कर रही होती हैं, जिसमें कुछ ऐसे होते हैं इंडिविजुअल्स जो अपनी परवाह किए बगैर पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोशियोबियोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। होपफुली आपको आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा होगा कि हर एक ब्रांच के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को स्टडी किया जाता है। लास्ट ब्रांच यहाँ पर हमारे पास आ जाती है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में जो फार्मेकोन का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है फार्मेकोन, कैसे कौन। ठीक है, फार्मेकोन का मतलब होता है ड्रग। तो आप समझ चुके होंगे कि ड्रग्स की स्टडी को हम फार्मेकोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। सो स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी के ऊपर उस ड्रग का इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें भी फार्मेकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन पेन रिलीवर एक ड्रग है, वो कैसे काम करती है, नर्वस सिस्टम के ऊपर कितनी देर में काम करती है और कितना ज़्यादा काम करती है, ये सारी चीज़ें फार्मेकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। और ड्रग की प्रोडक्शन वगैरह कैसे करनी है और कितनी डोजेज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सो होपफुली यहाँ तक आपको हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। क्विकली यहाँ तक जो हमने स्टडी किया है इसे रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया बायोलॉजी, जिसमें मैंने आपको बताया बायोलॉजी का वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो पहला वर्ड है उसे प्रीफिक्स कहा जाता है, सेकंड वर्ड को सफिक्स कहा जाता है, और इन दोनों के अपने अपने मतलब होते हैं। जैसे कि ग्रीक वर्ड में बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या रीजनिंग। सो स्टडी ऑफ लाइफ, सो इस वर्ड के अंदर ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, स्टडी ऑफ लाइफ। और ग्रीक और लैटिन की थोड़ी हिस्ट्री मैंने आपको बताई। ग्रीक अभी भी जो ग्रीस है, यूनान जैसे कहते हैं, लैटिन लतीनी हम कह सकते हैं, इनके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर बहुत एडवांसमेंट थी प्री हिस्टोरिक एरिया के अंदर। या अर्लीस्ट स्कॉलर जो थे, जैसे बायोलॉजिकल फिनोमेना स्टडी होने लगे, ये अर्लीस्ट स्कॉलर थे। सो ये अपनी टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर चीज़ों को डिस्क्राइब करते थे। वो टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती थी। तो जैसे एडवांसमेंट आई, बाकी लोगों ने भी स्टडी करना शुरू किया, तो वहाँ से वो टर्मिनोलॉजी बाकी लोगों ने हायर कर ली। एग्जाम्पल में हमने होमो सैपियंस को स्टडी किया, जो कि लैटिन वर्ड है। मैन वाइज मैन, ह्यूमंस जो हैं वो वाइज मैन होते हैं, डेफिनेटली इंटेलेक्ट होता है हमारा। डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैक्सोनॉमी, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं बायोलॉजी के अंदर ही। ठीक है, सो फिर हमने स्टडी किया बायोलॉजी की डिविजन्स को। मैंने आपको बताया 3 बड़ी डिविजन्स हैं, बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी की जाती है, जोलॉजी में एनिमल्स की स्टडी की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर।
और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमने डिफरेंट ब्रांचेस स्टडी की, जिसमें मॉर्फोलॉजी थी, जिसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ फॉर्म एंड शेप ऑफ समथिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को भी कहा जाता है। एनाटॉमी में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहा जाता है डायसेक्शन करने के बाद। और फिर हमने हिस्टोलॉजी को स्टडी किया, जिसमें स्टडी ऑफ हम टिश्यू कह सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। फिजियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम एम्ब्रियो और फीटल स्टेज या डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फीटस को हम स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी के अंदर हम अरेंजमेंट और नेमिंग वगैरह और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल्स को स्टडी करते हैं, जो इंडिविजुअल सेल होते हैं उसकी सारे ऑर्गेनिज्म और हर चीज़ को। पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम फॉसिल्स यानी डेड रिमेन्स, जो पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे डायनासोर्स वगैरह, उनके ढांचे मिलते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। और इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। फिर वैक्सीनेशन कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं। और बीमारियां कैसे काम करती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे प्रोटेक्ट करता है। एंटोमोलॉजी के अंदर हम इंसेक्ट्स वगैरह को स्टडी करते हैं। और जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन को स्टडी करते हैं कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेट करता है और कैसे वेरिएट करता है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। एग्जांपल में मैंने आपको बताया इंसुलिन की प्रोडक्शन है बैक्टीरिया को यूज़ करके। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम इन्वायरमेंट वगैरह को स्टडी करते हैं और हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंट के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। सोशल बायोलॉजी के अंदर हम सोशल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और उनका बिहेवियर वगैरह स्टडी करते हैं कि कैसे वो सेल्फलेस होते हैं, अपनी परवाह किए बगैर एक कम्युनिटी में काम कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें सोशल बायोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। और फार्माकोलॉजी के अंदर हम ड्रग्स और उसका इम्पैक्ट वगैरह लिविंग ऑर्गेनिज्म या हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या पड़ता है, इसको स्टडी किया जाता है। क्लियर हो गया? ओके, अब मैं दोबारा से बोर्ड प्रिपेयर करता हूं और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर, वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, यानी जो बाकी साइंसेज हैं जैसे कि फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इनके साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है और ये डिफरेंट साइंसेज मिलकर कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जो क्लाइमेट चेंज है, अगर हम क्लाइमेट चेंज को स्टडी करें तो उसमें डिफरेंट फील्ड्स कंबाइन होकर हमें क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी। जैसे कि बायोलॉजी का अपना रोल होगा कि जब क्लाइमेट चेंज होती है तो उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें बायोलॉजी के अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा केमिस्ट्री का अपना रोल होगा जिसमें हम एटमॉस्फेयर को समझ पाएंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं और बाकी कौन कौन सी गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं, उनका क्या हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंसेज इसके अंदर आ जाएंगी जो कि क्लाइमेट चेंज में एनवायरनमेंट को मेजर कर रही होंगी कि पोल्यूशन जो हुई है वो एयर पोल्यूशन से क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, सो ये डिफरेंट फील्ड्स एक स्पेसिफिक टॉपिक को कंबाइनली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। तो ये रिलेशनशिप बड़ा हेल्दी होता है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर का। ठीक है, सो इसमें आपकी बुक के अंदर जो पहली फील्ड मेंशन है वो आ जाती है बायोफिजिक्स। तो वर्ड से आप समझ चुके होंगे कि फिजिक्स और बायो का कॉम्बिनेशन। अब बायो और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। सो बायोफिजिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। सो जितनी भी ये साइंसेस जो रिलेशनशिप वाली फील्ड्स होती हैं उन्हें हम इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स बोलते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स का मतलब ये होता है कि दो डिफरेंट फील्ड्स को कंबाइन करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करना। ठीक है, सो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड आ गई जिसमें दो फील्ड्स इन्वॉल्व हैं, फिजिक्स और बायो। अच्छा, बायोफिजिक्स में क्या होगा कि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज किया जाएगा बायोलॉजिकल सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कहाँ कहाँ पर फिजिक्स अप्लाई हो रही है, वो वाले फिनोमेनास डेफिनेटली बायोफिजिक्स के अंदर कवर हो रहे होंगे। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फिजिक्स को स्टडी करना बायोफिजिक्स है। एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं जैसे कि नर्व इम्पल्स हो गया। आपको पता है फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी को डील करती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व इम्पल्स का सिस्टम है यानी न्यूरॉन्स जो फंक्शन कर रही होती है वो नर्व, उसे हम नर्व इम्पल्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रेवल हम कह सकते हैं इसे। सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेल्स के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो वो कौन कौन से सब्सटेंसेस, आयंस की मूवमेंट, ये सारी चीज़ें बायोफिजिक्स के अंदर एक्सप्लेन हो सकती हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के अंदर डिस्कस की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली बायोफिजिक्स की एक फील्ड आ जाती है, इसके अंदर स्टडी किया जाता है। इसके अलावा एग्जांपल एक और भी आपको दे देता हूँ कि जब हम चल रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें फिजिक्स के लॉ ओबे हो रहे होते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट की बात हो रही है। सो बायोफिजिक्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में कैसे फिजिक्स के लॉ अप्लाई हो रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन और ये सारी चीज़ें बायोफिजिक्स के अंदर स्टडी की जाती हैं। क्लियर हो गया?
फिर एक और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसे बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। आप समझ चुके होंगे नाम से, केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन। अब केमिस्ट्री आपको पता है केमिकल्स वगैरह की डीलिंग को कहते हैं, और कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, ब्रेक होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे होंगे तो ये बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसमें एंजाइम्स का अपना रोल होता है। एंजाइम्स क्या कर रहे होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं ब्रेक डाउन के लिए या चीज़ों की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, केमिस्ट्री के कुछ लॉज हैं उनको ओबे कर रही होती हैं, यानी कैसे बॉन्ड बनता है, ब्रेक कैसे होता है, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री हमें बताती है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो ये सारे केमिस्ट्री के फिनोमेना परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसे हम बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, सो होपफुली आप समझ गए होंगे यहाँ तक। यानी कि बायोफिजिक्स में क्या है, फिजिक्स के लॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम। बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री को हम स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके अलावा बायोजियोग्राफी एक और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हम जियोग्राफी को बियोलॉजी के साथ रिलेट कर रहे हैं। जियोग्राफी क्या है कि लैंडस्केप, दुनिया पूरी अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट एरियाज हैं उन्हें हम स्टडी कर रहे हैं, और उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं। सो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन जियोग्राफिक स्पेस, यानी पूरी दुनिया के ऊपर डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। सो एरिया के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम कनेक्शन एक इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, सो इसे बायोजियोग्राफी में स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैंगरूज, आपने डेफिनेटली ये जानवर देखा होगा। कैंगरूज ज़्यादातर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद होते हैं। सो ऐसी क्या वजह है कि कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर ही ज़्यादा मौजूद हैं? तो ये सारी चीज़ें बायोजियोग्राफी के अंदर कवर की जाती हैं। इसके अलावा कीवी एक बर्ड है जो कि न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद होती है ज़्यादा, बाकी इलाकों में वो क्यों नहीं है, और कीवी की वजह से न्यूजीलैंड के अंदर स्नैक्स भी नहीं होते। सो ये डिफरेंट चीज़ें इस तरीके से स्टडी की जाती हैं। सो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ को स्टडी किया जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं, तो उसे बायोजियोग्राफी कहा जाएगा। इसके अलावा एक और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसे बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स, डिफरेंट वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज दी जाती हैं। ये एक और डिफरेंट फील्ड है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें स्टैटिस्टिक्स और बायो का कॉम्बिनेशन है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू द बायोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंसेज। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आप समझ चुके होंगे कि जो ग्राफ्स हैं और रेशियोज जो बन रही हैं थ्रू आउट द टाइम पीरियड, ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स एक हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसमें एग्जांपल हम समझ लेते हैं, कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक हुआ था उसमें क्या हुआ था, डेफिनेटली एक वायरस स्प्रेड आउट हुआ था, तो उसको मेजर किया जा रहा था। डिफरेंट वेबसाइट्स थी दुनिया के ऊपर, दुनिया में जो गूगल में अगर हम सर्च करें तो डिफरेंट वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दे रही थी। वो एनालिसिस किस चीज़ का दे रही हैं, एक बीमारी है और बीमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती है, राइट। सो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टैटिस्टिक्स शो किए जाएं तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स की फील्ड बन जाती है। ठीक है, तो कितना कोरोना वायरस केसेस हुआ है, उसका डेथ रेट क्या था, उनको ग्राफ्स में शो करना, बार्स में शो करना, पाई चार्ट के अंदर शो करना, ये सारी चीज़ें बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट जो फील्ड है इंटरडिसिप्लिनरी, वो हमारे पास आ जाती है बायो इकोनॉमिक्स। आप समझ चुके होंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है, हमारी माशियात होती है कि हम हमारी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी वेल्थ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड अगर हम इकोनॉमी को स्टडी कर रहे होंगे तो इसे बायो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना फ़ायदा दे सकते हैं हमें हमारी इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करने के लिए, तो ये बायो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। फॉर एग्जांपल फिशिंग जो है, सस्टेनेबल फिशिंग का मतलब ये है कि किसी कोई ऐसा डैम है या कोई मैरीन एरिया है जो आपके अंडर आता है, आप वहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं। अगर आप फिशिंग वहाँ पर ओवर फिशिंग कर देंगे, क्या होगा, बाकी जो खुराक वगैरह है वहाँ पर कम हो जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ब्रीडिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर खुराक इनफ नहीं होगी और ज़्यादा फिशिंग की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। सो ये सारी चीज़ें एक सस्टेनेबल वे में की जाती हैं ताकि कंटिन्यूस एक ग्रोथ होती रहे और ताकि खुराक की कमी भी पूरी होती रहे और इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, डिस्टर्ब भी ना हो, ना ही डिस्ट्रॉय हो। तो ये सारी चीज़ें बायो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी की जाती हैं। तो ये कुछ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स थी आपकी बुक के अंदर जो मेंशन है, उन्हें मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं
आप बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप बायोलॉजी की कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। क्योंकि राइट नाउ अगर हम देखें तो करियर का ओनली ऑप्शन आपको यही लगता है कि मैं एमबीबीएस करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बट बहुत ज़्यादा और फील्ड्स हैं बायोलॉजी के अंदर ही जिनमें आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं उससे और सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। सो इन डिफरेंट फील्ड्स को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान की सबसे मेन फील्ड है वो आ जाती है मेडिसिन एंड सर्जरी। इसी में एमबीबीएस भी शामिल हो जाता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। सो मेडिसिन और सर्जरी के अंदर आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। एफएससी के बाद एंट्री टेस्ट होता है, मेडिसिन आप एमबीबीएस में जाते हैं। अगर आप एमबीबीएस में नहीं जाते, इसके अलावा डेफिनेटली मेडिसिन और सर्जरी में और भी फील्ड्स हैं, जैसे कि आप फार्मेसी कर सकते हैं, इसमें बी फार्मेसी, डी फार्मेसी ये आ जाती हैं। फिर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सो ये डिफरेंट और भी फील्ड्स आ जाती हैं जो बेसिकली मेडिसिन और सर्जरी को टारगेट कर रही होती हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिसिन के अंदर आप क्या स्टडी कर रहे हैं और सर्जरी के अंदर क्या हो रहा है। मेडिसिन में क्या हो रहा है और सर्जरी में, मेडिसिन में क्या होता है कि हम डिजीजेस को डायग्नोस और उनकी ट्रीटमेंट का हल वगैरह ढूंढते हैं। सो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं किसी डिजीज़ का, कोई मरीज आया है तो ये हमारा मेडिसिन से रिलेटेड अमल आ गया। फिर सर्जरी में क्या हो रहा है कि आपका कोई बॉडी पार्ट है, वो ऑर्गन हो सकता है, वो टिश्यूज़ हो सकते हैं, उसको रिप्लेस करना है, किसी दूसरे टिश्यू या ऑर्गन से रिप्लेस करना है, या उसे रिमूव करना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है, या उसे रिपेयर करना है। जैसे कोई कट लग चुका है तो उसे आप हील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सर्जरी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, मेडिसिन और सर्जरी के अंदर जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना, अगर एमबीबीएस को देख लें या बाकी भी चीज़ों में, और उसमें मेजर सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री आ जाता है, जेनेटिक्स आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है, इम्यूनोलॉजी आ जाता है, एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है, हिस्टोलॉजी आ जाता है, टिश्यूज़ की स्टडी वगैरह। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो मेडिसिन और सर्जरी में पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, कैरियर ऑप्शंस क्या हैं? वैसे तो आप समझ चुके होंगे कि मेडिसिन एंड सर्जरी में कैरियर ऑप्शंस क्या होंगे। सबसे मेन कैरियर ऑप्शन आ जाता है डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स फिर डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि डी फार्मेसी का डॉक्टर है, बीडीएस दांतों वगैरह के डॉक्टर आ जाते हैं, फिर एमबीबीएस जो फिर जनरल फिजिशियंस और डिफरेंट टाइप के, फिर ये स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हर एक स्पेशलाइजेशन में डिफरेंट डॉक्टर्स की डिग्रीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं और अपनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। फिर सर्जन्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट सर्जन आ जाते हैं, कोई स्पेसिफिक होते हैं, कोई जनरल सर्जन होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक काउंसलर्स हो सकते हैं मेडिसिन और बैचलर की जब आप स्टडी कर रहे हैं, जिसमें जेनेटिक डिजीज़ेस को स्टडी किया जाता है कि पैटर्न क्या बता रहा है कि आपके बच्चों के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आएंगी। तो डेफिनेटली ये एक न्यू फील्ड है जिसमें पाकिस्तान के अंदर इतना काम नहीं हुआ, लेकिन आते हुए वक्त के अंदर ये ज़्यादा मकबूल हो जाएगी ये फील्ड, ये आप देख लीजिएगा। फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट आ जाते हैं जिनका काम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, बीमारियां वगैरह ये सारी चीज़ें देखना। और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट की डिमांड ये जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं उसके अंदर भी होती है, क्योंकि ये जानवरों की बीमारियों को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजिस्ट आ जाते हैं जो इम्यून सिस्टम वगैरह को स्टडी कर रहे होते हैं। ये कैरियर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर डिफरेंट कैरियर्स मैंने आपको बता दिया। ओके, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में ये जिन चीज़ों के बारे में आपने नहीं सुना, जिन फील्ड्स के बारे में, उनको स्टडी करते हैं। और बहुत सारी फील्ड्स ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है और उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं। कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसे कैरियर ऑप्शंस हैं जो आने वाले वक्त के अंदर आएंगे, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो फिशरीज़ को देख लेते हैं। फिशरीज़ में आप समझ चुके होंगे कि फ़िश की प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, खुराक की नीड बढ़ रही है, खुराक की नीड बढ़ रही है, तो चिकन का जो अल्टरनेटिव है सबसे बड़ा वो फ़िश है, ठीक है, सर्दियों में। और कल्चर जब बढ़ेगा तो गर्मियों में भी फ़िश का यूजेज बढ़ता जाएगा। सो फिश प्रोडक्शन एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। मेरीन बायोलॉजी आ जाता है, एक्वेटिक इकोलॉजी आ जाता है, बायोस्टैटिस्टिक्स आ जाता है, पैरासाइटोलॉजी आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है। ये फील्ड्स आप अभी हमने थोड़ी देर पढ़ी हैं, ये आपको आती होंगी। मेरीन बायोलॉजी में जो समुद्री पानी है उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसकी हैबिटेट क्या है, क्या खुसूसियात हैं और उसमें कौन कौन सी फ़िश पाई जाती हैं और ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक्वेटिक इकोलॉजी यानी पानी की जो इकोलॉजी है उसके बारे में स्टडी, रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म और बाकी वहाँ पर एबायोटिक कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, ये सारी चीज़ें, सॉइल कैसी होनी चाहिए नीचे,
ये एक्वेटिक इकोलॉजी में आ जाता है। बायोस्टैटिस्टिक्स आप समझ चुके हैं, पैरासाइटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी हमने डिस्कस किया हुआ है। कैरियर ऑप्शन इसमें आप क्या आ जाते हैं, फिशरीज मैनेजर आ जाते हैं, ठीक है, फिश के जो फार्म हैं उसमें मैनेजिंग का रोल आ जाता है, मेरीन बायोलॉजिस्ट आ जाते हैं। सो ये डिफरेंट जो कैरियर्स हैं इसमें ये मौजूद हैं, और डेफिनेटली और भी कुछ कैरियर्स इसमें आगे बनते जाएंगे। सो ये एक अच्छी फील्ड है जिसमें आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर को स्टडी कर लेते हैं। एग्रीकल्चर का आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर में काफ़ी स्टूडेंट जा रहे होते हैं। एग्रीकल्चर में बेसिकली ऐसे फूड्स और फूड क्रॉप्स और एनिमल्स को स्टडी किया जाता है जिनसे फूड के सोर्सेज जनरेट किया जाएं, ठीक है। सो मोस्टली ये प्लांट साइड्स पर होती है, बट इसमें डेफिनेटली कुछ एनिमल्स की स्टडी भी इंक्लूड होती है। मेजर सब्जेक्ट्स इसके अंदर आपको बॉटनी पढ़ाया जाएगा, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स वगैरह को स्टडी करना ज़रूरी है क्योंकि जो क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं। सॉइल साइंसेज यानी ज़मीन की क्या खुसूसियात होती हैं और क्या होनी चाहिए, और बायोटेक्नोलॉजी कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, ये मेजर मैं आपको बता रहा हूँ। कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, एग्रोनॉमिस्ट आज आप बन जाते हैं, प्लांट बियोलॉजी यानी आप प्लांट्स को स्टडी करने वाला एक साइंटिस्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, यानी अच्छी से अच्छी क्रॉप की प्रोडक्शन करना, उनकी आपस में क्रॉसिंग करवा के, मेटिंग करवा के। पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स को जो जरासीम हैं हम कह सकते हैं बीमारियों से बचाने के लिए जो स्प्रे की जाती हैं, ये सारी चीज़ें पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट्स के अंदर आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट फील्ड है एनिमल हस्बेंड्री और साइंसेज। एनिमल साइंसेज भी हम इसे बोलते हैं और एनिमल हस्बेंड्री भी इसे कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल से मुराद ये है कि जो लाइफ स्टॉक है आपका, जिसमें कैटल्स आ जाती हैं, शीप्स आ जाती हैं, पोल्ट्री आ जाती है, ये सारी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और इनकी फार्मिंग की जाती है, ठीक है। सो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपके सब्जेक्ट्स क्या आ जाएंगे, जोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा, जेनेटिक्स, वेटरनरी मेडिसिन वगैरह आपको पढ़ाई जाएंगी। वेटरनरी मेडिसिन यानी जो एनिमल से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उन्हें आपको पढ़ाया जाएगा। और कैरियर्स आप इसमें डेफिनेटली वेटरनेरियंस, एज अ वेटरनेरियंस आप परस्यू कर सकते हैं, यानी वेटरनरी डॉक्टर भी होता है, फिर टेक्नीशियन भी होता है, ये सारे आ जाते हैं। लाइफ स्टॉक मैनेजर होता है, जो फार्म है वहाँ पर उसकी मैनेजिंग का रोल आ जाता है। एनिमल ब्रीडर्स आ जाते हैं, आप डिफरेंट वेराइटीज़ की प्रोडक्शन में आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट जो फील्ड है वो आ जाती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, बेसिकली आर्ट ऑफ गार्डनिंग है, और गार्डन के अंदर आपको पता है फ्रूट प्लांट्स भी आ जाते हैं और मोस्टली इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ जाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो खूबसूरत लगते हैं और किसी एरिया में डेकोरेशन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो जब भी आप ग्रीन हाउस को देख रहे होंगे या किसी भी नर्सरी पर जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा, ऐसे बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपको मिलेंगे और लोग अपने घरों में आकर उन्हें लगाते हैं और वो खूबसूरत लगते हैं। सो ये हॉर्टिकल्चर में भी आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं और ये सारी एक किस्म की न्यू फील्ड्स हैं, इसमें आप अपना रोल प्ले करके बहुत आगे जा सकते हैं और नई नई इजादात कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग में नई वैरायटीज़ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिशिंग के अंदर आप पाकिस्तान में डिफरेंट जो क्लाइमेट्स हैं, डिफरेंट जो टेम्परेचर है, ठीक है, कुछ एरिया ठंडे हैं कुछ गर्म है, वहाँ पर उस हिसाब से फ़िश इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसकी जेनेटिक्स चेंज करके फ़िश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी बड़ी हो, उस एरिया में ज़्यादा फले फूले, और इस तरीके से वैरायटी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं। जब आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको रास्ते नज़र आते जाएंगे। कैरियर्स हॉर्टिकल्चर के अंदर आप एज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट हो सकते हैं, ग्रीन हाउस मैनेजर हो सकते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट हो सकते हैं। आर्किटेक्चर का काम क्या होता है कि एक लुक प्रोवाइड करना, तो आप एक लैंडस्केप बनाने में हेल्प कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल वगैरह प्लांट्स की। सो ये सारे कैरियर्स ऑप्शन आ जाते हैं। फॉरेस्ट्री एक और फील्ड है जिसमें आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री में क्या होता है, डेफिनेटली जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको प्रिजर्व रखा जाता है, उसकी केयर की जाती है और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो करने में या नया फॉरेस्ट लगवाने में, हम इसे कह सकते हैं, उसमें आप अपना रोल प्ले करते हैं। फॉरेस्ट्री में जो मेजर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इकोलॉजी आ जाता है, बॉटनी, जियोग्राफी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप होता है हमारी एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द का जो एरिया है उसमें कौन कौन से प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। कैरियर्स इसमें आप एज अ फॉरेस्टर्स आ सकते हैं, कंजर्वेशनिस्ट आ सकते हैं, यानी कौन से
प्लांट जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं और उनकी केयर कैसे करनी है, ये इनका काम होता है। वाइल्ड लाइफ बियोलॉजिस्ट आ जाते हैं, कोई जंगल है, फॉरेस्ट वगैरह है, वहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं जो इंडेंजर्ड हैं या कम हो चुके हैं और उनकी नंबरिंग इंक्रीज़ करनी है, ये सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ बियोलॉजिस्ट देख रहे होते हैं। सो ये डिफरेंट कैरियर ऑप्शन हैं फॉरेस्ट्री फील्ड को स्टडी करने के बाद। इसके अलावा फार्मिंग एक फील्ड है जिसमें डेफिनेटली डिफरेंट फार्म्स हैं, उनकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को स्टडी किया जाता है। मेजर सब्जेक्ट्स इसमें एग्रीकल्चर आ जाते हैं, जेनेटिक्स, सॉइल बायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी एंड वेटरनरी साइंसेज। सो फार्मिंग में क्रॉप्स भी आ जाती हैं, ठीक है, किसी भी किस्म की फार्मिंग हो सकती है। उसमें एनिमल फार्मिंग हो सकती है, कैटल की होगी, पोल्ट्री होगी, इसमें क्रॉप्स वगैरह की हो सकती है। सो ये सारी डिफरेंट फील्ड्स आपको स्टडी की जाती हैं, जिसमें प्लांट रिलेटेड फील्ड्स भी होती हैं और एनिमल रिलेटेड फील्ड्स भी होती हैं। सो मेजर सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। कैरियर्स इसमें आप एज अ फार्मर ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी एनिमल फार्मिंग में भी जा सकते हैं और प्लांट फार्मिंग में भी जा सकते हैं। एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट भी आप हो सकते हैं, एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। फार्म मैनेजर का रोल आप प्ले कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं किसी फार्म को। क्रॉप साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, जैसे कि क्रॉप्स को कैसे अच्छा ग्रो करवाना है, उसमें क्या चेंजेस आप ला सकते हैं, ये साइंटिस्ट का काम होता है। फिर नेक्स्ट जो कैरियर ऑप्शन है, फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये स्टडी करवाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है जी। बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है क्या होता है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है हमारे बेनिफिट के लिए, और इसमें मेजर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं। जेनेटिक्स का अपना रोल होता है, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का अपना अपना रोल होता है, और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। कैरियर्स इसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट, आप एज अ बायोटेक्नोलॉजिकल साइंटिस्ट अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट एंड ड्रग रिसर्चर आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। ड्रग रिसर्चर क्या कर रहे होते हैं, नई नई ड्रग्स पर अपना काम कर रहे होते हैं और नई नई रिसर्च कर रहे होते हैं, नए नए इलाज ढूंढ रहे होते हैं, और फार्माकोलॉजिस्ट के अंदर ड्रग्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और फील्ड्स भी हैं जो आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत मैंने लिखी हैं। इसके अलावा और भी बेतहाशा फील्ड हैं, जब आप सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा फील्ड्स हैं जिनमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे कि फॉरेंसिक साइंसेज आ जाता है, जो कि क्रिमिनल केस इन्वेस्टिगेशन वगैरह में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, डीएनए टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक साइंसेज वाले परफॉर्म कर रहे होते हैं। पब्लिक हेल्थ के अंदर आप जा सकते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस की बीमारी फैली है तो आप अवेयर कर सकते हैं लोगों को। सो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट आ जाते हैं ये, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। बाहर के मुल्कों में ये काफ़ी होते हैं, पाकिस्तान में भी इसका कल्चर बढ़ जाएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक अलग फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, जिसके अंदर आप बायोलॉजी को जो है ना वो कंप्यूटेशनल टेक्निक से स्टडी करते हैं, यानी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। जैसे कि ह्यूमन डीएनए जो है उसमें सीक्वेंस बहुत बड़ा सीक्वेंस है, ठीक है, आप उसे मैनुअली नहीं स्टडी कर सकते, उसमें आपको कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर वगैरह की ज़रूरत होगी। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ जाती है। इसके अलावा न्यूरो साइंस आ जाता है। न्यूरो साइंस के अंदर आप साइकोलॉजिस्ट और डिफरेंट ये सारी फील्ड्स आ जाती हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा फील्ड हैं जिनके अंदर आप अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं अदर देन मेडिसिन एंड सर्जरी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि बस इस फील्ड के अंदर चला जाए, और बाकी फील्ड में डेफिनेटली अभी इतना ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर स्कोप तो है, स्कोप डेफिनेटली ज़्यादा है बाकी फील्ड्स का, बट अब अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं मिल पा रहा स्टूडेंट्स को। बट डेफिनेटली जब आप लोग ज़्यादा इन फील्ड्स की तरफ मुतवज्जो होंगे, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा और ज़्यादा इन फील्ड्स पर काम होगा, जिससे डेफिनेटली सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हमें एडवांसमेंट्स देखने को मिलेंगी। ओके, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया। अब मैं बोर्ड प्रिपेयर करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लेते हैं। यानी जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें पता चलता है हमारी बॉडी बहुत ही कम्प्लेक्स है, राइट। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर हमारी बॉडी को फंक्शनल बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये डिफरेंट सिस्टम्स मिलकर हमारी बॉडी को फंक्शनल बना रहे हैं। लेकिन जब हम हर एक सिस्टम पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिस्टम्स भी फर्दर ऑर्गन्स से मिलकर बने हुए हैं। जब हम ऑर्गन्स को डिटेल से स्टडी करते हैं हमें पता चलता है ऑर्गन्स भी फर्दर टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं। टिश्यूज को स्टडी करते हैं हमें पता चलता है टिश्यूज फर्दर सेल से मिलकर बनते हैं,
सेल्स को स्टडी करते हैं हमें पता चलता है सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, ऑर्गेनेलीज को स्टडी करते हैं हमें पता चलता है ऑर्गेनेलीज मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं हमें पता चलता है मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स यानी एटम से मिलकर बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को लेवल्स के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, यानी उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंप्लीफाई करके लेवल्स में स्टडी करते जा रहे हैं। सो इन्हीं लेवल्स को लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स लाइफ को लेवल्स की फॉर्म में सिंप्लीफाई करके स्टडी करते हैं। ठीक है, इस चीज को लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अच्छा, ये लेवल्स हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर की तरफ भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल में अभी हमने स्टडी किया, या सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ भी स्टडी कर सकते हैं, जैसा आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो जैसा आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है उस तरीके से हम स्टडी करते हैं। ओके, आपकी बुक के अंदर जो सबसे पहला लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो है सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम्स। एटम्स का वर्ड आपने डेफिनेटली सुन रखा होगा। एटम क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं मैटर के। मैटर क्या होता है? आपके इर्द गिर्द जितनी भी स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही हैं जिनका कोई वजन है और कोई शेप है, उसे मैटर कहा जाता है। जैसे ये पेन क्या है? एक मैटर है। इसको बनाने वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है, यानी ये स्ट्रक्चर करोड़ों अरबों एटम से मिलकर बनी होगी। यानी इसको आप तोड़ते जाएं, छोटे से छोटे पार्टिकल तक जाएंगे, आपको पता चलेगा ये सबसे इसका जो छोटा पार्टिकल है वो क्या है? एटम है, और करोड़ों अरबों एटम मिलकर इस एक स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। क्लियर हो गया? सो मैटर को बनाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एटम होता है। लेकिन जब हम एटम को गौर से स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है एटम भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। और इसमें जो 3 मेन पार्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और भी पार्टिकल्स होते हैं लेकिन ये मेन हैं, ये आपको आने चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम को बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स मौजूद होते हैं वहां पर मौजूद होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये 2 पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और इसी वजह से एटम का वजन भी होता है इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो हमने देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम्स को बनाते हैं, और एटम्स मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, जब हम मैटर को देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट टाइप के हमें मैटर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वैसे मैटर तो कोई भी स्ट्रक्चर है, लेकिन मैटर डिफरेंट फॉर्म में मौजूद है। जैसे पेन है, ये बोर्ड है, हमारी बॉडी है। ठीक है, अब ये अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों नजर आती हैं, इसके पीछे वजह होती है एलिमेंट की। हमारी अर्थ के ऊपर तकरीबन 100 से ज़्यादा किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं। वो डिफरेंट कम्बिनेशंस में जुड़ते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं, तो हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर्स नजर आती हैं। ठीक है, मैटर की डिफरेंट फॉर्म नजर आती हैं, उसके पीछे रोल किसका है? एलिमेंट का। ओके, एलिमेंट क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, और इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एलिमेंट इज द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं? लेट्स से ये जो ढक्कन सा आपको नजर आ रहा है मार्कर का, ये जो कैप है, लेट्स से ये आयरन से मिलकर बनी हुई है, ये लोहे की है और प्योर फॉर्म है। ठीक है, यानी इसमें और किसी एलिमेंट की अमेजिश नहीं है, प्योर आयरन से मिलकर बना हुआ ये ढक्कन है। अब आप इसे तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ऐसे काटते जा रहे हैं, करते करते जितना भी सिंपलर फॉर्म में करते जाएंगे, फिर भी इसका जो सबसे छोटा पार्ट भी आपको नजर आएगा वो सेम आयरन ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट को आप अगर जितना तोड़ने की कोशिश करेंगे उसका सबसे छोटा पार्ट फिर भी वो आयरन ही होगा, या वो सेम एलिमेंट ही होगा। तो एलिमेंट को ऐसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स से आयरन का जो 1 एटम है वो भी आयरन ही है, और आयरन के करोड़ों अरबों एटम्स मिलकर इतनी सी कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है एलिमेंट का। सो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये सारी डेफिनेशंस आप कर सकते हैं। अब क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी 16 काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। यानी दुनिया के ऊपर मैंने आपको बताया 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ 16 एलिमेंट से ही मिलकर बने हुए हैं, और एलिमेंट्स हमारी बॉडी को नहीं बना रहे। वैसे तो 27 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनती है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग 16 एलिमेंट्स हैं।
तो आपने यही याद रखना है। अच्छा, ऐसे एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी को बना रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? बायो एलिमेंट्स बोलेंगे, क्योंकि वो लाइफ को बना रहे हैं, राइट। ओके, इन बायो एलिमेंट्स के अंदर जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 6 हैं। यानी ये 6 एलिमेंट्स मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों मेजर कहलाते हैं? क्योंकि 99% हमारी बॉडी को यही एलिमेंट्स बनाते हैं। और ये कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स ज्यादा मिकदार में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। यानी हमारी बॉडी की 99% रेशो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। क्लियर हो गया? और जो बाकी 10 एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 1% ऑफ द बॉडी बनाते हैं। उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसमें आयरन आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, और सोडियम आ जाता है, डिफरेंट आयंस वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये 10 तकरीबन 10 हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। 10 ऐसे एलिमेंट हैं जो ट्रेस एलिमेंट है, जो हमारी बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं, बट स्टिल उनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, जो जैसे जैसे हम आगे स्टडी करते जाएंगे आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी। क्लियर हो गया? सो सबसे पहला लेवल हमने डिटेल से स्टडी कर लिया। दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले लेवल में एटम्स आ जाते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर के, और एटम्स भी फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ओके। ये जो मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स हमें नजर आती हैं वो एलिमेंट्स की वजह से नजर आती हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी को बनाते हैं उन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, जिसमें 6 एलिमेंट्स मेजर हैं और 10 ट्रेस हैं या माइनर एलिमेंट्स हम उन्हें कह सकते हैं। ये मेजर एलिमेंट्स ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये 99% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे होते हैं, और 1% वो ट्रेस एलिमेंट्स बनाते हैं, बाकी के 10। क्लियर हो गया? ओके, अब जो नेक्स्ट लेवल है वो आ जाता है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। तो डेफिनेटली ये थोड़ा कम्प्लेक्स लेवल होगा एज कंपेयर टू एटम। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे? एटम्स के कम्बिनेशन से। व्हेन एटम्स कंबाइंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम के कम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बन गया? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये O2 बन गया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन चुका है। सो एटम्स के कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, क्योंकि हम बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लेवल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की ही लेंगे। सो हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटे साइज में होते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है, जिनका साइज छोटा होता है। फॉर एग्जांपल वाटर एक मॉलिक्यूल है, छोटे साइज में है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, छोटे साइज में है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, छोटे साइज में है। तो ये एग्जांपल आ गई माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े साइज के अंदर होते हैं, जैसा कि स्टार्च प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, प्रोटीन्स डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें पता चलता है ये अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। लिपिड्स को देखें, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फिर आरएनए, डीएनए, ये सारे क्या हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं कंपाउंड और मॉलिक्यूल को। याद रखिए, ये जो हमने ऑक्सीजन को स्टडी किया, ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है। वाटर देखा, ये भी मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज देखा, ये भी मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी 2 एटम्स आपस में मिलेंगे, चाहे वो सेम टाइप के एटम्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन के केस में, या वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो बड़ा सब्सटेंस बनेगा, हम कह सकते हैं उसे हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, राइट। लेकिन कंपाउंड के केस में क्या होना चाहिए कि जो भी स्ट्रक्चर बन रही है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने। जैसा कि वाटर, यानी 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स और 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट आपस में मिले तो H2O बना। इसमें हम देख रहे हैं 2 डिफरेंट एलिमेंट मिल रहे हैं, तो ये कंपाउंड आ गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन, ये कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें 2 सेम एलिमेंट आपस में कंबाइन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते, क्योंकि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड नहीं है, ये सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा सारा कुछ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स के बारे में। ओके, जो नेक्स्ट लेवल है आपकी बुक के अंदर वो आ जाता है ऑर्गेनेलीज। अब हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनेलीज को। जैसे कि डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ेंगे, असेंबल होंगे एक खास तरीके से, तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गेनेलीज बनाएंगे।
यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ऑर्गेनेली को हम कह सकते हैं कि लिटिल ऑर्गन होता है सेल के अंदर का। सेल के अंदर एक लिटिल ऑर्गन है, और ऑर्गन का मतलब आपको पता होगा कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे। तो ऑर्गेनेली का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल के अंदर। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर मौजूद है, जिसका काम क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन करना, एनर्जी को जनरेट करना। तो एक फंक्शन है स्पेसिफिक। तो ऑर्गेनेली का एक फंक्शन होता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस जिसका काम क्या होता है, पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, ठीक है, मैसेज वगैरह सेंड करके। तो ये एक ऑर्गेनेली है। राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है जिसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनेलीज का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और ऑर्गेनेलीज मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। क्लियर हो गया। सो ये आ गया ऑर्गेनेली का लेवल। ऑर्गेनेलीज से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ चलते हैं, ये आ जाता है सेल्स। जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलते हैं और एक मेम्ब्रेन के अंदर काम करते हैं तो एक सेल बनता है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज एक मेम्ब्रेन के अंदर काम करते हैं तो क्या होता है, सेल बनता है। और सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। यानी बाज ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सेल की फॉर्म में ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं और अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो अपनी रिप्रोडक्शन भी करते हैं, वेस्ट का रिमूवल भी करते हैं, मूव भी करते हैं। एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया की आती है। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, यूग्लिना आ गया। ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, एक ही सेल पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। सो सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जब मेम्ब्रेन के अंदर मिलकर काम करेंगे तो एक सेल बनता है। अब सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। प्रोक्रियोटिक सेल होता है, फिर यूक्रियोटिक सेल होता है। प्रोक्रियोटिक सेल हमें बैक्टीरिया के अंदर नजर आते हैं। ये ऐसा सेल होता है जिसमें ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, बट कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल को बहरहाल फंक्शनल बना देते हैं। ये आगे आप डिटेल से स्टडी करते जाएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स में आपको नहीं दे सकता। यूक्रियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, जैसे हमारी बॉडी एक यूक्रियोटिक सेल से मिलकर बनी हुई बॉडी है, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया सेल के बारे में सारा कुछ तकरीबन, और यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स निकल जाएंगे इन लेवल्स की कैटेगरी से, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म का हायर लेवल क्या होता है, वो सेल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा, ये स्टडी हमने एग्जांपल स्टडी की। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, उनके लिए ये लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आगे भी बढ़ती है। तो नेक्स्ट लेवल आ जाता है हमारे पास टिश्यूज का। अब टिश्यूज क्या होते हैं, जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उन सेल्स के कॉम्बिनेशन या ग्रुप को टिश्यूज कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर फंक्शन टू फॉर्म टिश्यू, यानी बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े हैं और एक कोई खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और वो सेल्स क्या कहला रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है। क्लियर हो गया। हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 4 मेन टाइप के टिश्यूज होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज लाइनिंग बना रहा होता है हमारी बॉडी के, इंटरनल और एक्सटर्नल। नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम बनाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। मसल टिश्यूज हमारी बॉडी के मसल्स बनाते हैं, जितनी भी मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यूज हमारी बॉडी की और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं और चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, कनेक्टिव टिश्यू है, बोन होगी, कार्टिलेज हो गया, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं। सो टिश्यूज क्या हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो ग्रुप की फॉर्म में मौजूद हैं और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। एग्जांपल हमने स्टडी कर ली और उनका फंक्शन भी देख लिया। ओके, अब जो नेक्स्ट लेवल है टिश्यू से हायर लेवल, वो आ जाता है ऑर्गन्स का। यानी बहुत सारे डिफरेंट जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट मेकअप में कंबाइन हो रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ऑर्गन कहा जाता है। मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और वो ऑर्गन कोई खास फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और जब हम ऑर्गन को देखते हैं तो उसमें डिफरेंट टिश्यूज अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिससे वो ऑर्गन स्पेशलाइज हो जाता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं स्टोमक एंड हार्ट की। पहले हार्ट का मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो हार्ट है, इसको जब हम देखते हैं तो इसका एक खास काम है ब्लड को पंप करना, राइट। सो इसकी जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें पता चलता है हमारा हार्ट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इंटरनल लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यूज बना रहे होते हैं।
फिर उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू वगैरह आ जाता है। फिर इसमें जो पंपिंग का सिग्नल जा रहा है, इसमें नर्वस टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसमें मसल टिश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है डिफरेंट टिश्यूज के कम्बिनेशन से। स्टोमक की एग्जांपल ले लेते हैं। स्टोमक के अंदर क्या हो रहा है, हमारे स्टोमक में ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं जो काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, जो सिक्रीशन कर रहे होते हैं एसिड की। फिर मसल टिश्यूज होते हैं जो कि स्टोमक को चर्निंग मूवमेंट कर रहे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं, जिससे स्टोमक जो है चीज़ों को अपने अंदर जो मौजूद है इधर उधर पलटता रहता है ताकि अच्छी तरीके से हाजमा हो सके। फिर नर्वस टिश्यू भी मौजूद होता है जिसे जो सेंस कर लेता है कि फूड आ चुका है। और इसी तरीके से हाँ, ये जो डिफरेंट टिश्यूज हैं, इसकी एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने स्टोमक को स्टडी कर लिया। ओके, अब ऑर्गन से भी आगे एक लेवल होता है जिसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म मेजर फंक्शन। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर कोई एक मेजर फंक्शन है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की आ गई। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक का अपना रोल होता है, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। इसके अलावा इसमें माउथ आ जाता है जहाँ से हम फूड को अंदर ले रहे होते हैं। फिर इसोफेगस आ जाता है जो कि खुराक की नाली है जिससे फूड नीचे जाता है, स्टोमक तक जाता है। स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम आ जाती है। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर क्या कर रहे हैं, एक हाजमे का सारा प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मेजर फंक्शन है जिसे डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसे हम ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल में लेंगे। अब ऑर्गन सिस्टम से भी बड़ा जो लेवल आ जाता है वो आ जाता है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स काम करते हैं। सो इट इज क्रिएटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन सिस्टम। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए सारे ऑर्गन सिस्टम्स रिक्वायर हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जब वो मिलकर काम करेंगे तो ही एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक ह्यूमन बीइंग बनेगा, राइट। एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन की आ जाती है, प्लांट की भी आ जाती है। प्लांट के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्टेम आ जाता है ऑर्गन, लीफ एक ऑर्गन है, रूट एक ऑर्गन है, फ्लावर एक ऑर्गन है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। और ह्यूमन की बॉडी के अंदर तो ऑर्गन सिस्टम्स बहुत ज़्यादा हैं। और प्लांट की बॉडी के अंदर मैंने आपको ऑर्गन गिनवाए। ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होता है, जैसे शूट सिस्टम कहा जाता है, जिसमें ये स्टेम, लीफ, फ्लावर ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये सिस्टम शूट सिस्टम इसे कहा जाता है। और ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम तो आपको पता ही होंगे, डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी, रिप्रोडक्टरी और लिम्फेटिक सिस्टम और डिफरेंट टाइप के सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स मौजूद होते हैं। ओके, ऑर्गेनिज्म जो है ये सबसे हायर लेवल है बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद कुछ और लेवल्स आ जाते हैं, बट जो बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे हायर लेवल है वो ऑर्गेनिज्म ही है। इससे ऊपर ये जो कुछ कैटेगरीज हैं इन्हें भी देख लेते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन आ जाता है। पॉपुलेशन में क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इन स्पेसिफिक प्लेस। किसी खास जगह के ऊपर सेम स्पीशीज का जो ग्रुप है उसे हम पॉपुलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद सिटी के अंदर, यानी एक स्पेसिफिक एरिया हमने दे दिया, सिटी है, इस्लामाबाद सिटी है, उसके अंदर ह्यूमंस की पॉपुलेशन कितनी है, जैसे कि 2024 के अकॉर्डिंग 12.5 लाख आबादी है। तो हम ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ ह्यूमंस हैं और ये ह्यूमंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ये इनकी शादियां हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर सेम स्पीशीज की ग्रुपिंग को कहते हैं। क्लियर हो गया। डियर पॉपुलेशन की एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि नथिया गली का जो फॉरेस्ट है वहां पर टोटल डियर कितनी है, उनकी पॉपुलेशन। क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है या लेवल है बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पॉपुलेशन से ऊपर का, वो आ जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इन द सेम एरिया। अब आपने सेम एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशन को इंक्लूड कर दिया, जैसे कि इस्लामाबाद की हमने एग्जांपल ली थी, या लेट्स से नथिया गली की एग्जांपल ली, ये ज़्यादा बेहतर बनता है। वहाँ पर ह्यूमन की पॉपुलेशन भी आप कर लें, साथ में लाइन्स की कर लें, साथ में वहाँ पर मंकी होते हैं, मंकी की पॉपुलेशन कर लें, वहाँ पर बर्ड्स की पॉपुलेशन कर लें, इंसेक्ट्स की कर लें। तो डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशंस जब आपस में मिलती हैं तो कम्युनिटी बनती है। क्लियर हो गया। सेम एरिया के अंदर, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। सो कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इन द सेम एरिया। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी, जहां पर ट्रीज, डेफिनेटली ट्रीज मैंने मिस कर दिया था, जंगल है,
ट्रीज होंगे, बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट होंगे, मैमल्स होंगे, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर इंक्लूड होंगे और उनकी पॉपुलेशन इंक्लूड होगी। ओके, नेक्स्ट लेवल आ जाता है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, कम्युनिटी है, और उसमें जब आप नॉन लिविंग एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड कर देते हैं तो इकोसिस्टम बनता है। फॉर एग्जांपल नथिया गली की हमने स्टडी की, नथिया गली को हमने स्टडी किया, तो नथिया गली के अंदर हमने कम्युनिटी सारी देख ली। कम्युनिटी के अंदर हम साथ में देखेंगे कि वहाँ की हवा कैसी है, वहाँ पर पानी कहाँ कहाँ पर मौजूद है, नदी की फार्म में है, दरिया की फार्म में है, रेन वाटर, ये वहाँ का वाटर आ गया, फिर वहाँ की सॉइल आ गई। सो जो कम्युनिटी का इंटरेक्शन है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, ये सारी चीज़ें मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन या कम्युनिटी आ गई और साथ में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ गए। ये सारी चीज़ें मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कोई स्पेसिफिक फॉरेस्ट है, उसकी सारी कम्युनिटीज़ और उसके साथ हम नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, सॉइल वगैरह को भी ले लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो लेवल आ जाता है उसे कहा जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है, बायोस्फीयर वर्ल्ड का ऐसा पार्ट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो जब हम अपनी अर्थ को देखते हैं तो अर्थ के तकरीबन हर एरिया पे, हर जगह पे कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं अवर होल अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर बेसिकली कॉम्बिनेशन है सारे के सारे इकोसिस्टम का, जिसमें आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, इसमें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की इकोसिस्टम्स या कम्युनिटीज आ जाती हैं। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब मैं बोर्ड प्रिपेयर करता हूँ और लास्ट टॉपिक जो है उसे स्टडी करते हैं। ओके, अब बुक के अंदर जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बनती है उसमें सेल की ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीकों की होती है। कौन कौन सी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को बारी बारी डिटेल से देखते हैं। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नाम से जाहिर है यूनिसेलुलर, एक सेल से मिलकर बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होगी उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा। और ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल दैट परफॉर्म ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की खुसूसियत ये होती है कि उनकी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी होती है और वो एक ही सेल उनकी लाइफ के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। जैसा कि न्यूट्रिशन का फंक्शन भी उसी सेल के अंदर हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी वो सेल कर रहा है और वेस्ट रिमूवल का फंक्शन भी वो सेल कर रहा है। इसके अलावा मूवमेंट वगैरह का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। एक ही सेल ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है और वो एक ही सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे आपको अच्छे से समझ आएगी। एग्जाम्पल हमारे पास एमीबा आ गया, आपने इसका नाम सुन रखा होगा, ये एक प्रोटिस्ट है। सो किंगडम वगैरह को हम आगे के चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल से। इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा टच है किंगडम का, लेकिन क्योंकि आगे डिटेल से आएगा इसलिए वो आगे के चैप्टर में ही हम कवर करेंगे। सो प्रोटिस्ट है एक किस्म का एमीबा और इस किस्म की इसकी स्ट्रक्चर होती है, बेढंगी सी स्ट्रक्चर होती है और ये स्ट्रक्चर अपनी चेंज करता रहता है बिकॉज ऑफ दीज मार्जिन्स, प्रोट्रूडिंग मार्जिन्स हम इन्हें कहते हैं। बाहर को निकली हुई ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें सीडोपोडिया कहा जाता है और इन्हीं की मदद से ये मूव भी कर रहा होता है। आगे डिटेल से हम इसे कवर करेंगे। एक और ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर जिसे पैरामीशियम कहा जाता है। पैरामीशियम भी प्रोटिस्ट है, ठीक है। फिर बैक्टीरिया से आप फेमिलियर होंगे, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑल्दो इसका सेल जो है ये प्रोक्रियोटिक सेल होता है, जबकि ये पैरामीशियम और एमीबा का सेल यूक्रियोटिक सेल होता है। यानी इन सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, जबकि बैक्टीरिया के सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है, और भी डिफरेंस होते हैं, आगे हम कवर करते जाएंगे। इसके अलावा और भी ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया जो कि फंजाई की एक टाइप है, यीस्ट आ गया। फिर हम कह सकते हैं कि क्लेमेडोमोनास जो कि एक किस्म का एल्गी है। तो इस किस्म के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है और वो अपनी सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, ये तो आ गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की पहली टाइप है। दूसरी टाइप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास आ जाती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल नाम से आप समझ चुके होंगे कि कॉलोनी के फॉर्म में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, राइट। सो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी सेम किस्म के सेल्स
ग्रुप की फॉर्म में रहेंगे, लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी, कॉलोनी बनाकर रहेंगे, बट डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऑर्गन्स, लेकिन वो कॉलोनी इस किस्म की होगी कि उसमें वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो टिश्यूज या ऑर्गन नहीं बनाएंगे। जब हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने क्या देखा था कि सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज में सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं और वो कोई सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और हर सेल दूसरे सेल पर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होगा। सिनेरियो कैसे डिफरेंट होगा कि पहले तो उसी तरीके से बहुत सारे सेल्स एक जगह पर इकट्ठे होकर रह रहे होंगे, लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, दे लिव इंडिपेंडेंटली। और अगर आप उस एक सेल को सेपरेट कर देंगे तो फिर भी वो सेल अपने लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकेगा, मरेगा नहीं। ये डिफरेंस होता है टिश्यू के अंदर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। टिश्यू के अंदर हर सेल दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फुली तरीके पर डिपेंडेंट नहीं होता, ऑल्दो थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी होती है। कैसे होती है अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन फुली डिपेंडेंट नहीं होता। अगर उस सेल को सेपरेट दूसरी जगह पर रखा गया तो वो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, एक ही सेल पर उनकी बॉडी मुश्तमिल है। लेकिन वो एक ही सेल अकेला रहना पसंद नहीं करता, कोशिश उसकी होती है कि और भी बाकी सेल्स के साथ जोड़कर रहे। तो बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं और कॉलोनी बना देते हैं सेल्स की, ठीक है, और बहुत सारे सेल्स कॉलोनी के फॉर्म में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस कॉलोनी के अंदर हर सेल इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो दूसरे पर फुली डिपेंडेंट नहीं होता, थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी होती है लेकिन फुली डिपेंडेंट नहीं होता, और अपना अगर उसे अलग भी कर दिया तो वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता है। ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। इसमें एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, वॉलवॉक्स कॉमन एग्जांपल है जो आपकी बुक के अंदर है। वॉलवॉक्स एक किस्म का ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। ये वॉलवॉक्स की मैंने डायग्राम बना रखी है, तो आप देख पा रहे हैं क्लेमिडोमोनास की भी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरीके से इसका फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला यानी प्लूरल वर्ड है और ये सिंगुलर क्या है, फ्लैजेलम, ये मैंने लेवल कर रखा है। और ये इसकी स्ट्रक्चर है राउंड सी। अगर आप देखें तो इसमें आई स्पॉट भी होता है, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट तो डेफिनेटली होगा क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है, ये अपनी खुराक खुद बनाएगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। अब ये इंडिपेंडेंटली ज्यादा रहना पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी हो तो ये रह सकता है, ये आपने याद रखना है। ये अगर आप यहां पर देखें तो ये एक कॉलोनी बनी हुई है और ये एक सेल को मैंने जूम इन किया है, ये छोटा सा सेल है, इसको मैंने जूम इन किया है। अब इस कॉलोनी के अंदर आप देखें तो क्या हो रहा है, ये जो कॉलोनी है ये एक राउंड सी बॉल बनी हुई है, ठीक है, और बॉल के एंड पर अगर आप देखें तो ये सारे इस किस्म के सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। जबकि अंदर आप अगर देखें तो ये गोल गोल से सेल मौजूद हैं जिसके ऊपर फ्लैजेला नहीं है, ठीक है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि ये सेल्स थोड़े बहुत एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि कॉलोनी का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, कॉलोनी की फॉर्म में रहने का फायदा होना चाहिए। वो फायदा क्या होता है कि साइड पर सारे मूविंग फ्लैजेला वाले सेल्स मौजूद हैं। ये फ्लैजेला वाले सेल क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी बॉल को मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करती है। तो साइड पर सारे फ्लैजेला कंटेनिंग सेल्स इकट्ठे हो चुके हैं, राउंड सी बॉल बन चुकी है और ये सेल इसको मूव करवा रहे होते हैं। सेंटर में जब हम देखते हैं तो राउंड राउंड से जो सेल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर फ्लैजेला मौजूद नहीं है। तो उनका फंक्शन क्या होगा, उनका फंक्शन होगा रिप्रोडक्शन करना, अपनी नंबरिंग इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये साइड वाले रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, सेंटर वाले मूवमेंट नहीं कर रहे, तो ये दोनों एक दूसरे पर थोड़े बहुत डिपेंडेंट हैं, लेकिन इनको अलग किया जाएगा तो फिर भी ये सर्वाइव कर लेंगे, ये आपने याद रखना है। तो इस तरीके से ये आपस में जुड़े होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक इंक्लूजन उसे कहते हैं, उस वजह से ये आपस में जुड़े भी होते हैं। और यहाँ पर आपको सेंटर में एक और छोटी सी कॉलोनी नजर आ रही है, इसे डॉटर कॉलोनी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन हुई और रिप्रोडक्शन के नतीजे में एक और अंदर ही छोटी सी कॉलोनी बन चुकी है। तो ये आ गई एग्जाम्पल कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, होपफुली आपको डिटेल से समझ आ चुकी होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ चलते हैं, उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नाम से आप समझ चुके होंगे कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, मल्टी सेल्स हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले सेल्स को, ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओके, multicellular organisms consist of multiple cells that form tissues, organs, organ system and organism. multicellular organisms के अंदर क्या होता है, सेल्स आपस में जुड़ते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के कम्बिनेशन से ऑर्गन्स भी बन सकते हैं, ऑर्गन्स के कम्बिनेशन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है,
ठीक है, ये लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको इर्द गिर्द नजर आते हैं जो बड़ी स्ट्रक्चर है, जिनकी बड़ी जान वाले हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके अंदर सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमन, फ्रॉग, मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या है? सरसों का जो पौधा होता है उसे बोलते हैं, ये प्लांट है। मशरूम, मशरूम क्या है? एक फंजाई की एग्जांपल है। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड प्लांट ड्रा कर रखा है, ये फेडरल बोर्ड के अंदर इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल है, तो उसे स्टडी कर लेते हैं। सो एक प्लांट को अगर हम देखेंगे मल्टी सेल्यूलर वो कैसे है और उसके अंदर ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया? सो मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा आपने देखा भी होगा, तो उसे हम एज अ साग भी यूज करते हैं। तो कैसा होता है? उसके लीव्स होते हैं, ये एक लीफ आ गया, ये बहुत सारे लीव्स हैं। ठीक है, लीव्स को हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। ठीक है, ये इसकी स्टेम आ गई, लीफ भी एक ऑर्गन है, स्टेम भी एक ऑर्गन है। ये आगे पॉड भी एक ऑर्गन है जिसके अंदर सीड उगते हैं। ठीक है, और ये फ्लावर आ गया, फ्लावर भी एक ऑर्गन है। और ये सीड जो है, पॉड के अंदर जो सीड्स बनते हैं वो जब मेच्योर हो जाता है तो उसे हम सीड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, इसे फ्रूट भी कह सकते हैं। बाज़ केसेस में फ्रूट होता है, बाज़ केसेस में सीड होता है, तो प्लांट्स के केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूट्स आ गई, ये भी एक ऑर्गन है। तो ये बेसिक ऑर्गन्स हमें प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, जो फ्लावर होता है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, ये आगे डिटेल से हम चीजें समझते जाएंगे। यहाँ पर सिंपली आपने समझना है फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका काम रिप्रोडक्शन करना है। ओके, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं इन्हें वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? ओके, मस्टर्ड प्लांट को हम साइंटिफिक नेम क्या देते हैं ये आपने याद रखना है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, और साइंटिफिक नेम को कैसे लिखा जाता है कि पहला वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं, और ये दो वर्ड पर मुश्तमिल एक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, और इसे इटालिक स्टाइल में लिखा जाता है, थोड़ा सा टिल्ट करके, टेढ़ा करके लिखा जाता है। ओके, ये आ गया हमारे पास एक मस्टर्ड प्लांट जिसकी हमने एग्जांपल समझ ली, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स को देख लिया। तो ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जिसके अंदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, और वो ऑर्गेनाइजेशन हमें ऑर्गन्स की फॉर्म में नजर आती है, और इवन ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होता है। ये लीफ, स्टेम, पॉड, ये सारा जो स्ट्रक्चर ऊपर को आपको नजर आ रही है इसे शूट सिस्टम कहा जाता है, और नीचे जो स्ट्रक्चर रूट्स नजर आ रही है इसे रूट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। सो ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होते हैं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपके बुक के अंदर मौजूद है, वो है फ्रॉग। फ्रॉग को साइंटिफिक नेम राना टिग्रिनम दिया जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और फ्रॉग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर टिश्यूज मौजूद होते हैं, टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स इसके अंदर मौजूद हैं। और जब डाइसेक्शन की जाती है तो ये आपको प्रैक्टिकल लाइव क्लासेस में करवाया भी जाता होगा कि जब हम फ्रॉग को डाइसेक्ट करते हैं तो उसके डिफरेंट ऑर्गन्स देखे जाते हैं, उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। सो होपफुली आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।